नमस्कार। आज हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक दिलचस्प दस्तावेज है। जावास्क्रिप्ट में महारत, मूल से उन्नत तकनीकें। हाँ, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो बात हो रही है जावास्क्रिप्ट की। मतलब आजकल वेब पर जो कुछ भी इंटरैक्टिव से दिखता है ना, उसके पीछे अक्सर यही होती है। 1995 में नेटस्केप में ब्रेंडन आइक ने इसे बनाया था और तब से आज तक ये वेब की दुनिया में छाई हुई है। हमारा मकसद है ये समझना कि जावास्क्रिप्ट एकदम बेसिक चीजों से शुरू होकर इतनी इतनी पावरफुल कैसे बनी, जैसा रॉयल रिसर्च भी कहता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी चीजों से। वेरिएबल्स तो चाहिए ही। पहले वो वार था जिसका स्कोप थोड़ा अजीब था। हाँ, फंक्शन स्कोप वाला। अब लेट और कॉन्स्ट है। हाँ, ब्लॉक स्कोप के साथ। रॉयल रिसर्च कहता है कि ये बदलाव छोटा लगता है, पर इसने कोड को ज्यादा भरोसेमंद और समझने में आसान बनाया है, खासकर बड़ी टीमों के लिए। बिल्कुल। फिर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोल के तरीके, जैसे इफ एल्स। मान लो चेक करना है कि कोई वोट दे सकता है या नहीं। जी, वो एज वाला उदाहरण। हाँ, और लूप्स, जैसे फॉर लूप से लिस्ट की चीजें जोड़ना वगैरह। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये सब। और हाँ, फंक्शंस, कोड को बार बार लिखने से बचाने का तरीका। रेगुलर वाले भी, और अब एरो फंक्शंस भी खूब चलते हैं। हाँ, एरो फंक्शंस का सिंटैक्स भी काफी क्लीन है। सही कहा। डेटा संभालने के लिए एरेज, जैसे गानों की लिस्ट, और ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी यूजर की प्रोफाइल टाइप। और वेबसाइट पर कुछ बदलने के लिए बेसिक डॉम मैनिपुलेशन, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी से किसी एलिमेंट को पकड़कर बदलना। जी, बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रोजमर्रा की चीजें, जैसे वेबसाइट पर फॉर्म सही भरा है या नहीं, वो वैलिडेशन। हाँ, फॉर्म वैलिडेशन। या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में टोटल बिल दिखाना, ये सब इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे टिका है। और हाँ, गलतियों से ऐप बंद ना हो जाए, इसके लिए ट्राई कैच। अच्छा, ट्राई कैच एरर हैंडलिंग के लिए। जी, ये वो नींव है जिसके ऊपर फिर सब कुछ बनता है। अच्छा, ये तो हुई नींव की बात, पर वेब तो और जटिल होता गया। सिर्फ बटन दबाने से ज्यादा कुछ चाहिए था। यहीं पर शायद इंटरमीडिएट लेवल की चीजें काम आई, खासकर वो एसिंक्रोनस वाली बात, वो हमेशा सुनने में आती है। हाँ, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था। पहले कॉलबैक्स थे, जिनसे कोड बहुत उलझ जाता था, जिसे कॉलबैक हेल भी कहते थे। हाँ हाँ, सुना है, कॉलबैक हेल। फिर प्रॉमिसेस आए, उन्होंने थोड़ी राहत दी, लेकिन रॉयल रिसर्च इस बात पर जोर देता है कि ES8 में आया एसिंक अवेट वो असली गेम चेंजर था। अच्छा, एसिंक्रोवेट। हाँ, इसने एसिंक्रोनस कोड लिखना और पढ़ना लगभग वैसा ही आसान बना दिया जैसे सिंक्रोनस कोड हो। सोचिए, एक मौसम बताने वाला ऐप है, वो लगातार ताज़ा जानकारी ला रहा है, पर पेज फ्रीज नहीं हो रहा। ये एसिंक अवेट जैसे तरीकों से ही मुमकिन हुआ। इसने वेब को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया असल में। और क्लोजर्स का भी जिक्र था इसमें। हाँ। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? क्लोजर बेसिकली एक फंक्शन की वो काबिलियत है जिससे वो अपने बाहर के वेरिएबल्स को याद रख पाता है, भले ही वो बाहरी फंक्शन चलना बंद हो गया हो। ओके, याद रख पाता है। हाँ, आसान भाषा में जैसे किसी गेम में स्कोर को फंक्शन के अंदर छुपा कर रखना, ताकि बाहर से कोई उसे सीधे बदल न सके। ये डेटा को प्राइवेट रखने में मदद करता है। अच्छा, डेटा हाइडिंग जैसा। कुछ वैसा ही। और हाँ, हायर ऑर्डर फंक्शंस जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये अरेज के साथ काम करने के बड़े शानदार तरीके हैं। हाँ, ये तो काफी यूज होते हैं। बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन स्टोर पर हजारों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ अपनी पसंद के फिल्टर करके देखना, ये सब इन्हीं से होता है। समझ गया। तो बेसिक्स से इंटरैक्टिविटी आई, फिर एसिंक्रोनस से रिस्पॉन्सिवनेस। लेकिन आजकल तो वेब एप्स बहुत भारी भरकम और तेज तर्रार होते हैं। यहाँ एडवांस तकनीकों का रोल आता होगा फिर। बिल्कुल, जब परफॉर्मेंस और बड़े स्केल की बात आती है तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स जरूरी हो जाते हैं, जैसे वेब वर्कर्स। वेब वर्कर्स। हाँ, इसे ऐसे समझें कि ये आपके ऐप के लिए एक अलग कर्मचारी है जो भारी काम जैसे फोटो एडिट करना या बड़ी कैलकुलेशंस वो बैकग्राउंड में करता है। अच्छा, बैकग्राउंड में। जी, ताकि मेन ऐप यानी जो यूजर को दिख रहा है वो धीमा ना पड़े, यूजर का अनुभव खराब नहीं होता। मतलब काम बांट देना ताकि मुख्य धागा फ्री रहे। हाँ। और सर्विस वर्कर्स, ये PWS के साथ जुड़ा है शायद, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। सही पकड़ा। सर्विस वर्कर्स वो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट हैं जो ब्राउजर और नेटवर्क के बीच में बैठते हैं।
प्रॉक्सी की तरह। ओके। इनकी वजह से प्रोग्रेसिव वेब एप्स यानी PWS ऑफलाइन भी चल पाते हैं। अरे वाह, ऑफलाइन भी? हाँ, जैसे कोई न्यूज़ ऐप है जो बिना इंटरनेट के भी आपको पहले से डाउनलोड की हुई खबरें दिखा दे। ये ऐप को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। आजकल रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क के साथ इनका इंटीग्रेशन आम है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे हमलों से बचने के लिए यूजर से मिले किसी भी डेटा को इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ करना, मतलब सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, सिक्योरिटी तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, उसमें छिपा कोई खतरनाक कोड हटाना और मेमोरी मैनेजमेंट भी अहम है, खासकर बड़े ऐप्स में, ताकि ऐप ज्यादा मेमोरी ना खाए और क्रैश ना हो। ये सारी उन्नत चीजें मिलकर ही आज के शक्तिशाली वेब एप्लीकेशन बनाती हैं। तो कुल मिला के जावास्क्रिप्ट ने एक लंबा सफर तय किया है। मतलब साधारण स्क्रिप्टिंग से शुरू होकर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को संभालने, परफॉर्मेंस बढ़ाने और यहाँ तक कि ऑफलाइन क्षमताएं देने तक, ये सब वेब की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ, जाहिर है। बिल्कुल, और ये सब जानने के बाद रॉयल रिसर्च के विश्लेषण से एक सवाल दिमाग में आता है। जैसे जावास्क्रिप्ट कॉलबैक हेल्थ से एसिंक अवेट की सरलता तक पहुंची, वेब इंटरैक्शन का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? और ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे वेब वर्कर्स या सर्विस वर्कर्स उस भविष्य को गढ़ने में क्या भूमिका निभाएंगे? ये सोचने वाली बात।